हेलो फ्रेंड्स। आज हम इस वीडियो में बीपीएससी टीआरई 4.0 क्लास 1 to 5 के लिए बिहार विद्यालय के पर्यावरण एवं हम तथा विज्ञान की पाठ्य सामग्री पर आधारित मोस्ट इम्पॉर्टेंट 20 प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। सब्जेक्ट है मेरा पर्यावरण एवं हम, जिसे ईवीएस भी कहते हैं, और सेट नंबर है 1। ठीक है, तो चलिए फिर शुरू करते हैं और देखते हैं आज का पहला सवाल। ठीक है, ध्यान रखिएगा, ईवीएस से सवाल अक्सर पूछे जाते हैं 1 to 5 में, तो अच्छा खासा इसमें वेटेज रहता है, तो इसे आप इग्नोर नहीं कर सकते हैं। ईवीएस से क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं, खास करके क्लास 1 to 5 के लिए। ठीक है, तो चलिए फिर शुरू करते हैं और देखते हैं आज का पहला सवाल। आज का पहला सवाल है, जब एक ही किस्म के पौधे किसी स्थान पर बड़े पैमाने पर नियमित रूप से उगाए जाते हैं तो उसे क्या कहते हैं? अनाज, फसल, कृषि, या उपर्युक्त में से एक से अधिक, या उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो याद रखना है कि जब एक ही किस्म के पौधे किसी स्थान पर बड़े पैमाने पर नियमित रूप से उगाए जाते हैं तो उसे फसल कहते हैं, अर्थात बी ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल सही होगा। ठीक है, चलिए अगला सवाल लेते हैं। अगला सवाल है, राइजोबियम नामक जीवाणु किस फसल के जड़ में पाए जाने वाले ग्रंथियों में उपस्थित होते हैं? रेशेदार फसल, फलीदार फसल, या अनाज फसल? तो याद रखना है, राइजोबियम नामक जीवाणु फलीदार फसल के जड़ में पाए जाने वाले ग्रंथियों में उपस्थित होते हैं। बी ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल सही होगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा, जैसे कि मटर है, चना है, तो ये से फलीदार पौधे हैं, इनके जड़ों में देखेंगे किस तरह से गांठ नजर आएगा आपको। जब भी इस तरह के पेड़ों को उखाड़ेंगे तो देखेंगे इसमें इस तरीके से आपको गांठ दिखाई देगा। ठीक है, जहाँ इसी में राइजोबियम नामक जीवाणु स्टोर होता है। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है यहाँ पे कि ये फलीदार पौधों में होते हैं, जैसे कि मटर है, चना है ना, मूंग है, तो इनके जड़ों में राइजोबियम नामक जीवाणु उपस्थित होते हैं। ठीक है, तो बी ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल सही होगा। चलिए लेते हैं अगला सवाल। अगला सवाल है, ग्रीष्म ऋतु में लगाई जाने वाली फसल कौन सी है? बताना है, ग्रीष्म ऋतु में लगाई जाने वाली फसल कौन सी है? रबी फसल, खरीफ फसल, जायद फसल, या उपर्युक्त में से एक से अधिक, या इनमें से कोई नहीं। तो याद रखना है, ग्रीष्म ऋतु में लगाई जाने वाली फसल यहाँ पे जायद फसल है। ठीक है, सी ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल सही होगा। जायद फसल, सी ऑप्शन सही है। चलिए लेते हैं अगला सवाल। अगला सवाल है, कौन सा जंतुओं द्वारा प्राप्त खाद्य पदार्थ है? बताना है, कौन सा जंतुओं द्वारा प्राप्त खाद्य पदार्थ है? जूट, शहद, फल, उपर्युक्त में से एक से अधिक, या उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो याद रखना है, यहाँ पे शहद जो है ये जंतुओं द्वारा प्राप्त खाद्य पदार्थ है। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन। ठीक है, शहद बिल्कुल सही है। चलिए अगला सवाल लेते हैं। अगला सवाल है, इनमें से कौन सा रेशेदार फसल है? बताना है, इनमें से कौन सा रेशेदार फसल है? जूट, कपास, नारियल, सनई, या फिर ई ऑप्शन में दे रखा है उपर्युक्त में से एक से अधिक, या उपर्युक्त में से कोई नहीं। ठीक है, ये दो ऑप्शन है यहाँ पे, तो याद रखिएगा इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई। ठीक है, क्यों ई होगा? जरा ध्यान से देखिए सवाल को क्या लिखा है, क्योंकि दिए गए ऑप्शन में एक से अधिक यहाँ पे क्या है, रेशेदार फसल है, जैसे कि नारियल है, सनई है, कपास है, इसमें क्या है, इसमें तो रेशेदार फसल है ना, तो इसीलिए इसका आंसर हो जाएगा ई ऑप्शन, उपर्युक्त में से एक से अधिक। ठीक, चलिए अगला सवाल लेते हैं। अगला सवाल है, फसल चक्रण से मिट्टी की उर्वरता पर क्या प्रभाव पड़ता है? बताना है कि फसल चक्रण से मिट्टी की उर्वरता पर क्या प्रभाव पड़ता है। अर्थात कहने मतलब है, फसल चक्र मतलब है कि बदल बदल करके फसल लगा रहे हैं हम, जैसे कि अभी मान लेते हैं कि गेहूँ लगाएं, फिर उसके बाद फिर देखें उसमें मकई लगा दिए, फिर उसमें आलू लगा दिए, तो इस तरह से फसल चक्रण मतलब होता है कि फसल को हम बार बार क्या करें, बदल बदल के लगा रहे हैं। तो इससे मिट्टी की उर्वरता पर क्या प्रभाव पड़ता है? बढ़ जाती हैं, घट जाती हैं, परिवर्तित रहती हैं, या एक से अधिक होगा, या इनमें से कोई नहीं होगा। तो याद रखिएगा, फसल चक्रण से मिट्टी की जो उर्वरता है वो बढ़ जाती है। ठीक है, तो ये ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल सही होगा। ठीक है, ये ऑप्शन सही है यहाँ पे। हाँ, ये भी ध्यान रखिएगा, एक ही फसल को अगर यदि हम बार बार लगाते हैं तो उसमें उर्वरता जो होती है वो घट जाती है, ये भी याद रखना है। ठीक है, चलिए अगला सवाल लेते हैं। अगला सवाल है यहाँ पे कि मिट्टी को उलटने पलटने एवं पोला करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? ठीक है, सिंपल सा सवाल है कि अगर हम मिट्टी को उलटते पलटते हैं एवं पोला करते हैं तो इस प्रक्रिया को हम क्या कहेंगे? निराई, बुआई, जुताई, एक से अधिक, या उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पे याद रखना है कि मिट्टी को उलटने पलटने एवं पोला करने की प्रक्रिया को जुताई कहते हैं। ठीक है, और फसल लगाने की
प्रक्रिया को बुआई कहते हैं, जबकि फसल लगाने के बाद उसमें देखेंगे कि जो खरपतवार वगैरह होता है, खरपतवार वगैरह जो भी होते हैं, ठीक है, जो अनैच्छिक जो पद उसमें उगाते हैं पेड़ पौधे, उसे निकालने की प्रक्रिया को निराई कहते हैं। ठीक, चलिए अगला सवाल लेते हैं। अगला सवाल है, दानों को भूसे से अलग करना क्या कहलाता है? दानों को भूसे से अलग करना क्या कहलाता है? निराई, यहाँ पे थ्रेसिंग होगा, ठीक है, थ्रेसिंग, या फिर भंडारण, या फिर उपर्युक्त में से एक से अधिक, या उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो याद रखना है कि दानों को भूसे से अलग करना थ्रेसिंग कहलाता है। ठीक है, बी ऑप्शन यहाँ पे सही होगा। ये थ्रेसिंग है, ब्रेसिंग नहीं है, याद रखिएगा, थोड़ा सा मिस टाइपिंग है यहाँ पे। चलिए अगला सवाल लेते हैं। अगला सवाल है कि इनमें से कौन सा खरपतवार का उदाहरण है? ठीक है, खरपतवार क्या है? एक अनैच्छिक पौधे होते हैं जो खेतों में उगाते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन है यहाँ पे मसूर, गाजर घास, जूट, उपर्युक्त में से एक से अधिक, या फिर उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो याद रखिएगा, इसमें इसका सही आंसर हो जाएगा गाजर घास। गाजर घास जो है ये खरपतवार का उदाहरण है। गाजर घास एक्चुअली में देखेंगे ये बहुत ज़्यादा ये जो उर्वरता होती है मिट्टी की, बहुत ज़्यादा नुकसान भी पहुंचाता है। ये बहुत ही ख़राब घास होती हैं। जहाँ भी इसे देखते हैं आप लोग, तो कोशिश करना चाहिए कि इसे जो उसे हटा देना चाहिए, या फिर फलने से पहले जो उसमें दाने बीज आते हैं ना, उससे पहले उसे हटा देना चाहिए, क्योंकि ये बहुत तेज़ी से फैलता है और खेतों को बहुत जल्दी ज़्यादा नुकसान पहुंचाता है। ये उर्वरता जो होती है उसमें बहुत जल्दी इसमें कम हो जाती है इसकी वजह से, ये गाजर घास की वजह से। ठीक है, कभी ऐसा होगा तुम दिखाएंगे कि गाजर घास कैसा होता है, बिल्कुल जैसे देखेंगे ना, ये गाजर का जो होता है, गाजर गाजर जो है ना, जो खाते हैं हम लोग, कैरोट जो होता है, तो उसका जो जिस तरह का पौधा होता है ऊपर में, ठीक उसी तरह का इसका भी पौधा होता है, इसलिए इसका नाम शायद पड़ा है गाजर घास। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा। चलिए लेते हैं अगला सवाल। अगला सवाल है, इनमें से खरीफ फसल का उदाहरण कौन सा है? बताना है, इनमें से खरीफ फसल का उदाहरण कौन सा है? गेहूं, आलू, राई, उपर्युक्त में से एक से अधिक, या उपर्युक्त में से कोई नहीं। इसका सही आंसर हो जाएगा ई ऑप्शन, उपर्युक्त में से कोई नहीं। यहाँ पे गेहूं, आलू, राई, ये सभी क्या है? ये सभी रबी फसल है। ठीक है, ई ऑप्शन सही होगा। चलिए अगला सवाल लेते हैं। अगला सवाल है, फसलों से अनाजों को अलग करने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? अब कह रहा है कि फसल से अनाजों को अलग करने की प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं? कटाई कहते हैं, ओसाई कहते हैं, या दौनी कहते हैं, या एक से अधिक होगा, या उपर्युक्त में से कोई नहीं। ठीक है, देखिए ईवीएस जो है ना, बहुत ही मज़ेदार सब्जेक्ट होता है। इसमें सवाल में थोड़ा सा कन्फ्यूजन भी होता है, लेकिन पर पढ़ने में बहुत मज़ा आता है। ठीक है सर, जब किताब को पढ़ेंगे तो बहुत अच्छा लगता है पढ़ने में, क्योंकि ये 1 to 5 को तो बच्चों को ही पढ़ाना होता है ना, तो इन सब चीज़ों को जानना ज़रूरी होता है। ठीक है, तो बताइए इसका आंसर क्या होगा? तो ध्यान रखिएगा, इसे दौनी कहते हैं। क्या कहते हैं इसे दौनी कहते हैं। फसल से अनाजों को अलग करने की प्रक्रिया को दौनी कहते हैं। यहाँ पे क्या हो जाएगा? सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला सवाल लेते हैं। अगला सवाल है, ऋतु के आधार पर निम्न में से कौन फसल सबसे कम प्रचलित है? बताना है, ऋतु के आधार पर निम्न में से कौन फसल सबसे कम प्रचलित है? खरीफ फसल, रबी फसल, या मिश्रित फसल, या उपर्युक्त में से एक से अधिक, या उपर्युक्त में से कोई नहीं। आसान सा सवाल है, क्या हो जाएगा? ऋतु के आधार पर यहाँ पे मिश्रित फसल ये सबसे कम प्रचलित है, तो यहाँ पे सी ऑप्शन क्या हो जाएगा? बिल्कुल सही हो जाएगा। बाकी तो खरीफ और रबी तो ये प्रचलित है ना, प्रचलित फसल होता है ये खरीफ और रबी। ये मिश्रित फसल थोड़ा सा कम प्रचलित होता है। चलिए अगला सवाल लेते हैं। अगला सवाल है, सैल, कणों और ह्यूमस के मिश्रण को क्या कहते हैं? सैल, कणों और ह्यूमस के मिश्रण को क्या कहते हैं? मिट्टी कहते हैं, अपक्षय कहते हैं, गाद कहते हैं, या एक से अधिक होगा, या उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो याद रखना है कि सैल, कणों और ह्यूमस के मिश्रण को मिट्टी कहते हैं। ठीक है, ये ऑप्शन यहाँ पे क्या होगा? बिल्कुल सही होगा। चलिए अगला सवाल लेते हैं। अगला सवाल है, कुतरने में सहायता करने वाला दांत निम्न में से कौन है? बताना है, कुतरने में सहायता करने वाला दांत निम्न में से कौन है? कुनक, रदनक, अचवर्णक। ये कुनक नहीं है, यहाँ पे ये कृंतक होगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा, ये कुंतक नहीं है, ये क्या है? कृंतक है, कृंतक। आधा ना हो पहले होगा, कृंतक है ये। ठीक है, तो ये कृंतक है, ये रदनक है, या फिर अचवर्णक है? क्या होगा बताना है। कुतरने में सहायता करने वाले दांत को हम क्या कहते हैं? कृंतक, रदनक, या अचवर्णक? तो इसे कहते हैं कृंतक। क्या कहते हैं? कृंतक कहते हैं। ये ऑप्शन ही यहाँ पे क्या होगा? बिल्कुल सही होगा। ठीक है, ये ध्यान रखना है।
चलिए अगला सवाल लेते हैं। अगला सवाल है, निम्न विकल्पों में कौन फलदार फसल है। ठीक है, क्या बताना है कि निम्न विकल्पों में कौन फलदार फसल है। ऑप्शन है नींबू, धान, गेहूं, उपर्युक्त में से एक से अधिक या उपर्युक्त में से कोई नहीं। ठीक है, सिंपल सा सवाल पूछ रहा है आपसे कि निम्न में विकल्पों में से कौन फलदार फसल है यहाँ पे, है ना। तो ध्यान रखिएगा यहाँ पे कि यहाँ पे दिए गए ऑप्शन में नींबू जो है ये आपका फलदार फसल होगा, धान गेहूं नहीं होगा। ठीक है, ये ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल सही होगा। ठीक है, चलिए अगला सवाल लेते हैं। अगला सवाल है, निम्न विकल्पों में से कौन सिंचाई के लिए जल का स्रोत नहीं है। बताना है निम्न विकल्पों में से कौन सिंचाई के लिए जल का स्रोत नहीं है। साइफन, तालाब, नदी। तो आप देखेंगे कि तालाब है, नदी भी है, लेकिन ये साइफन नहीं है। तो यहाँ पे ये ऑप्शन बिल्कुल क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ठीक है, साइफन, साइफन यहाँ पे जल का स्रोत ये नहीं है। अब हो सकता है कि किसी के मन में सवाल आए कि ये साइफन क्या होता है। तो ध्यान रखिएगा, यहाँ पे इमेज मेरे पास तो नहीं है, लेकिन मेरे बातों से आई थिंक आप समझ जाएंगे। ध्यान रखिएगा कि साइफन एक ऐसा उपकरण है, खास करके आमतौर देखेंगे ये कि उल्टा यू आकार का पाइप होता है। ठीक है, आमतौर पर एक उल्टा यू आकार का पाइप होता है जिसका उपयोग पंप की आवश्यकता के बिना उच्च ऊंचाई से कम ऊंचाई तक तरल पदार्थ पहुंचाने के लिए किया जाता है। ठीक है, तो ये ध्यान रखना। इसके मान लेते हैं कि मान लीजिए यहाँ पे कुछ इस तरीके से तालाब है और हमें यहाँ पे पानी पहुँचाना इस तरीके से। तो ये तालाब में पानी भरा हुआ है, तो हम क्या करेंगे, कुछ उल्टा यू, कुछ इस तरीके से उल्टा यू कह रहे हैं हम। तो यहाँ से मान लेते हैं कुछ इस तरीके से हमें यहाँ पे पानी पहुँचानी है इस तरीके से। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, यहाँ पे बिना मशीन से भी हम चाहें तो इस पाइप के माध्यम से यहाँ से पानी पहुँचा जा सकता है बिल्कुल आसानी से। ठीक है, तो इसे ही साइफन कहते हैं। इसी तरह का शायद आपका जो बाथरूम में जो लगा होता है ना, ऊपर का जो पानी का जो हम लोग बटन दबाते हैं, जो पानी फ्लैश करता है, तो वहाँ पे कुछ इसी तरह का प्रोसेस से काम चलता है। ठीक है, तो उसे साइफन कहते हैं। तो ये हमारे जल का स्रोत नहीं है। ठीक है, यहाँ तो पानी हम लोग खुद डालते हैं। ठीक है, तो ये ध्यान देना चाहिए आपको यहाँ पे कि ये साइफन जो है ये जल का स्रोत नहीं है। ठीक, चलिए अगला सवाल लेते हैं। अब अगला सवाल है, बहुत ही अच्छा सवाल है कि 1 लीटर जल जिसका तापमान, ये छूट गया है थोड़ा सा, यहाँ पे ध्यान रखिएगा 0 डिग्री है। ठीक है, ये क्या है, 0 डिग्री सी हो। ठीक है, कितना, 0 डिग्री सी हो तथा 1 लीटर जल जिसका तापमान 40 डिग्री हो को आपस में क्या करें, मिला दे रहे हैं। तो पूरे जल का तापमान अब कितना होगा ये बताना है। 1 लीटर है जिसका तापमान 0 डिग्री है, ठीक, और 1 लीटर जल जिसका तापमान 40 डिग्री सी है। तो बताना है क्या कहते हैं, हम आपस में मिला दें तो पूरे जल का तापमान ये क्या होगा। तो बताइए इसका आंसर क्या होगा। तो ध्यान रखिएगा इसका जो टेम्परेचर है वो 10 डिग्री से लेकर के 40 डिग्री के बीच होगा। ठीक है, अर्थात यहाँ पे सी ऑप्शन क्या होगा, बिल्कुल सही होगा। ठीक है, चलिए अगला सवाल लेते हैं। सवाल है कि वर्मी कंपोस्ट में क्या प्रयोग में आता है। वर्मी कंपोस्ट में क्या प्रयोग में आता है, बरसेम, लेंचा, केंचुआ या उपर्युक्त में से एक से अधिक या उपर्युक्त में से कोई नहीं। आसान सा सवाल है, क्या होगा इसका आंसर, केंचुआ। ठीक है, वर्मी कंपोस्ट में केंचुआ का प्रयोग करते हैं हम लोग। ठीक है, तो ये सी ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल सही होगा। चलिए अगला सवाल लेते हैं। अगला सवाल है कि वे पदार्थ जो अपने में से ऊष्मा को आसानी से गुजरने देते हैं क्या कहलाते हैं, चालक, कुचालक, अर्धचालक। तो जो आसानी से ऊष्मा को गुजरने देते हैं उसे हम लोग क्या कहते हैं, उसे हम लोग चालक कहते हैं। ठीक है, चालक। कुचालक क्या होगा, जो आसानी से ऊष्मा गुजरने नहीं देते हैं, जैसे कि लकड़ी। ठीक है, अर्धचालक जो सेमीकंडक्टर होते हैं, जो वो दोनों तरह काम कर सकते हैं, थोड़ा बहुत ऊष्मा भी पास होने देते हैं या कुचालक तरह भी काम करते हैं। तो इसका ध्यान रखिएगा, अर्धचालक वे होते हैं जो पूरी आसानी से गुजरने देते हैं, दोनों की तरह बिहेव करते हैं, सिंपल से ये समझिए। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ए ऑप्शन, बिल्कुल यहाँ पे सही हो जाएगा। चलिए अगला सवाल लेते हैं। अगला सवाल है, मनुष्य में जीवाणुओं द्वारा होने वाले एक सामान्य रोग कौन सा है। बताना है मनुष्य में जीवाणुओं द्वारा होने वाला एक सामान्य रोग कौन सा है, टाइफाइड, खसरा, मलेरिया, उपर्युक्त में से एक से अधिक या उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो देखिए यहाँ पे जीवाणु दिया हुआ है। ठीक है, तो याद रखना है यहाँ पे इसका सही आंसर हो जाएगा ये ऑप्शन, टाइफाइड। टाइफाइड जो है आपका ये जीवाणु से होता है। ठीक है, ये ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल सही होगा। ठीक है, और ये ध्यान रखिएगा खसरा, खसरा ये आपका वायरस से होता है। ठीक है, जबकि मलेरिया जो है आपका ये प्लाज्मोडियम परजीवी से संक्रमित होता है। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन। तो ये था मोस्ट इंपॉर्टेंट 20 MCQ। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। ठीक है, और ये हमारा चलेगा 1000 प्रश्न तक। ठीक है, जब तक 1000 पूरा प्रश्न हम कंप्लीट नहीं करेंगे तब तक ये मेरा सीरीज चलता रहेगा। तो
बस वीडियो पर अगर आए हैं, नए हैं चैनल पर, तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और लाइक करते हुए जाइएगा। ठीक है, बाकी मिलते हैं हम लोग फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।